So, hello everyone. Here I welcome you once again on this session of units and dimension. So, as we have already discussed the what is dimension and how we can estimate the dimensional formula for different physical quantities, that we have already discussed in our previous lecture. Now we'll focus on the application of dimensions, application of dimension, application of dimensions. भाई देखो, अभी अपन ने देख लिया कि भाई डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए अगर मेरे को कोई फिजिकल क्वांटिटी दे दिया है या फिर फिजिकल क्वांटिटी का कोई फार्मूला दे दिया है, तो उससे डायमेंशनल फार्मूला कैसे एस्टिमेट करें, कैसे निकालें हम लोग, कैसे हम एक डायमेंशनल फार्मूला का एक्सप्रेशन डिड्यूस करें, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. Now we are going to discuss the application of dimension, that what are the different areas where we can apply the principle of dimension. Okay, so first is पहला जो है अपना, that is homogeneity, of dimension, homogeneity of dimensions in an equation. Okay, so this is the first area where we can use the dimension analysis. Okay, so अभी इसमें जो है अपना पहला क्या, कहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं इसको, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन. तो पहला पॉइंट जो है क्या है, द डायमेंशन ऑफ, ये प्रिंसिपल कैसे यूज होता है, मतलब होमोजेनिटी हम कैसे चेक करते हैं. सो द डायमेंशन ऑफ all the terms in an equation must be identical. क्या बोला कि भाई मान लो कोई अपने को कोई इक्वेशन को चेक करना है ना, कोई इक्वेशन को अगर देखना है कि भाई होमोजीनियस है या नहीं है, तो क्या होना चाहिए उसमें, इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है उनका डायमेंशन जो है वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए. LHS हो, राइट हैंड साइड हो और लेफ्ट हैंड साइड हो, दोनों साइड पे इसका जो अपना डायमेंशन है वो क्या होना चाहिए, अपना आइडेंटिकल होना चाहिए. ठीक है. दूसरी चीज ये है कि one can add or subtract similar physical quantity. देखो, अगर अपने को डायमेंशन, ये होमोजेनिटी का एप्लीकेशन कैसा है, अगर मान लो अपने को डायमेंशन पता है ना, डायमेंशन अगर आपको पता है तो आपको पता होना भाई डायमेंशनली होमोजेनिटी के हिसाब से क्या होना चाहिए कि जो भी कोई भी इक्वेशन बन रहा है, जो भी XYZ, जो भी इस ब्रह्मांड में जितने भी इक्वेशंस हैं, उस इक्वेशन में जो हर टर्म्स का जो डायमेंशन है वो क्या होना चाहिए, अपना आइडेंटिकल होना चाहिए. तो इससे अपना को क्या एक आइडिया लग जाता है कि भाई हम कौन सी चीज़ ऐड करना है और कौन सी चीज़ सब्सट्रैक्ट करना है और कौन सी नहीं करना है. मान लो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, अगर जैसे बात करें फोर्स की, है ना, किसकी बात करें, मान लो समथिंग इज इक्वल टू, कुछ भी है यहाँ पे, है ना, कुछ है जो इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे अपना जो है फोर्स है. अभी ये बात बताओ, मैं फोर्स में वेलोसिटी ऐड कर पाऊंगा क्या, फोर्स में वेलोसिटी ऐड कर दूंगा क्या, नहीं करूंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फोर्स का अपना डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ml t to the power of -2, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, l into t to the power of -1. सो डायमेंशनल फार्मूला जो है, इनके जो डायमेंशन है दोनों के, फोर्स के और वेलोसिटी के, डायमेंशन सेम नहीं है. अब जब डायमेंशन सेम नहीं है तो हम क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या बोल सकते हैं भाई, कि डायमेंशन अगर सेम नहीं है तो हम क्या है, ऐड नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाएंगे, अगर मान लो फोर्स में मैंने वेलोसिटी मान लो कुछ देर के लिए जोड़ भी दिया, तो ये जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा.
डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन होगा, मतलब डायमेंशनली छोड़ो, ये इक्वेशन होगा ही नहीं भाई। एफ प्लस वेलोसिटी फोर्स प्लस वेलोसिटी इस तरह का कोई इक्वेशन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बताता है कि कोई इक्वेशन है अगर, उसको हम करेक्ट कब बोलेंगे, उसको हम करेक्ट कब बोलेंगे, जब उसके हर एक टर्म में, उस पर्टिकुलर इक्वेशन के हर एक टर्म में डायमेंशन जो है अपना वो क्या है, आइडेंटिकल हो, देन ओनली वी कैन से दैट पर्टिकुलर इक्वेशन इज करेक्ट आर नॉट। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? सो वन कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया कि नहीं? फोर्स में अगर मैं कोई फिजिकल क्वांटिटी जोड़ना भी चाहता हूं तो उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, ml टू द पावर ऑफ -2 होना चाहिए, तभी अपन उसको क्या कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। यहीं पे अगर बात करें कि भाई मान लो जैसे करंट है ना, तो करंट का डायमेंशनल फार्मूला अपना आई है, और आई में अब मैं बताऊं इसमें जो है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऐड कर पाऊंगा क्या? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का क्या होता है अपना डायमेंशनल फार्मूला थीटा। भाई इनका दोनों का डायमेंशन क्या है, अलग अलग है। क्या है? इन दोनों का डायमेंशन अलग अलग है। तो इन दोनों का जब डायमेंशन अलग अलग है तो हम इन दोनों को क्या ऐड नहीं कर पाएंगे, ऐड नहीं करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? तो डायमेंशन जो होता है अपना, है ना, जैसे इस तरह से वही वेलोसिटी जो है हम फोर्स में ऐड नहीं कर पाएंगे, वैसे ही जो है करंट और टेम्परेचर को हम आपस में ऐड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि क्या है, वो डायमेंशनली आइडेंटिकल नहीं है। तो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन जो होता है वो अपनों को क्या बताता है कि कोई पर्टिकुलर इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। ठीक है ना? इसका जो मतलब पहली बात समझ में आएगा, डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल एंड वन कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी विद सेम डायमेंशन। ओके, अभी इसका जो होमोजेनिटी है, होमोजेनिटी मतलब क्या, अभी हम कोई इक्वेशन को होमोजीनियस कब बोलेंगे, कि जब उसमें हर एक टर्म में उसके हर एक टर्म का जो डायमेंशन है वो क्या हो, अपना आइडेंटिकल हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, होमोजेनिटी बोलेंगे भाई कि हाँ इस पर्टिकुलर इक्वेशन जो है अपना वो क्या है, होमोजीनियस है। ठीक है, जैसे अपन ने देख लिया। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन है, ये इसका यूजफुलनेस क्या है? इसका यूजफुलनेस है क्या है, वेदर any particular equation is correct or not, This is the usefulness of this homogeneity of dimension, कि कोई पर्टिकुलर इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। जैसे भाई अपन बात कर लेते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की बात करें, है ना, तो ये इक्वेशन को अगर देखते हैं भाई क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, देख लेते हैं है कि नहीं है। तो देखो अभी क्या होना चाहिए, डायमेंशनली करेक्ट का क्या मतलब है कि जितने भी टर्म्स हैं उस पर्टिकुलर इक्वेशन में, जितने भी टर्म्स हैं उन सब का जो डायमेंशन है वो क्या होना चाहिए, अपना आइडेंटिकल होना चाहिए। तो अभी अपन लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड में अपना क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, अपना LT-1। ठीक, अभी हम देखते हैं राइट हैंड साइड। क्या देखेंगे, राइट हैंड साइड में देखेंगे, राइट हैंड साइड में दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो पहले वाले टर्म का अगर बात करिए जाए, पहली वाली टर्म क्या है अपना, इनिशियल वेलोसिटी, तो वही भाई इसका डायमेंशन क्या होगा अपना LT-1। फिर जो राइट हैंड साइड में दूसरा जो टर्म है उसका क्या है अपना a इंटू टी, एस्केलरेशन इंटू टाइम। एस्केलरेशन का क्या है अपना डायमेंशनल फार्मूला एस्केलरेशन का LT-2 इंटू टी। तो इसका जो आएगा क्या है T-2 इंटू टी टू द पावर ऑफ 1, तो ये क्या आ जाएगा LT-1। तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला LT-1 है, और राइट हैंड साइड पे भी दोनों टर्म का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या है LT-1 एंड LT-1। तो इस पर्टिकुलर अगर मान लो हमें ये चीज मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायमेंशनल है फिजिकल क्वांटिटी का, वही राइट हैंड साइड पे जितने भी टर्म्स हैं उनका जो डायमेंशन है वो सेम है, तो हम उस इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं कि भाई ये इक्वेशन क्या है अपना, क्या है इक्वेशन अपना, करेक्ट है। क्या है इक्वेशन, ये अपना करेक्ट इक्वेशन। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, यूजफुलनेस समझ में आया। होमोजेनिटी से हम कैसे पता कर सकते हैं कि भाई वेदर एनी पर्टिकुलर इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, LHS अपना ये हो गया LT-1 हो गया। सो
like this is the method, actually this is the way where we can find out that that particular equation is correct or not, by using the principle of homogeneity of dimension. ओके चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं ना, आपकी डिमांड पे, जनता की डिमांड पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं और आप बताइएगा क्या होता है वो। ठीक, अभी जैसे एक इक्वेशन और होता है अपना, है ना, क्या होता है, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी अगर देखा जाए x इज इक्वल टू, तो x लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं अपन, है ना, लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या है, x का क्या हो जाएगा तुम्हारा l। ठीक, अभी यहाँ पे जो है अपना क्या है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में पहला वाला टर्म क्या है, ut, तो ut का क्या हो जाएगा, u का क्या क्या होता है डायमेंशन, l बाई टी, है ना, वेलोसिटी है ना, लेंथ बाई टाइम, इनटू ये टाइम का क्या हो जाएगा t, टी कैंसिल हुआ, तो पहली वाली टर्म का जो आया अपना राइट हैंड साइड पे उसका भी क्या डायमेंशन आया, l आया। ठीक, अभी राइट हैंड साइड पे ही सेकंड वाले टर्म है, तो सेकंड वाले टर्म क्या है अपना 1/2 ए टी स्क्वायर। देखो भाई, अभी अपन ने जब डायमेंशन पढ़ा था तो जब अपन ने क्या देखा था कि न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, वो मैटर नहीं करता अपने पास, यहाँ पे 1/2 हो 2 हो, मेरे को कोई मतलब नहीं उससे। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो डायमेंशन ऑफ 1/2 ए टी स्क्वायर का भी जो डायमेंशन होगा वही क्या होगा अपना डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का क्या डायमेंशन होता है भाई, लेंथ अपान में टाइम का स्क्वायर, और टी स्क्वायर मतलब क्या, टाइम का स्क्वायर, ये कैंसल आउट हुआ, ये एल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि भाई LHS जो है, LHS में, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसका जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड में जितने भी मेरी मतलब जो टर्म्स है उनका फिजिकल क्वांटिटी भी क्या है मेरा सेम है। तो ये वाला जो इक्वेशन होगा वो क्या है मेरा, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। कैसा है अपना ये, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। क्या है अपना डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन एक लिमिटेशन है इसका, ये जो प्रिंसिपल है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन, इसका एक लिमिटेशन है। जैसे भाई ये इक्वेशन भी मेरा क्या है, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। अभी मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूं दैट इज x इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, ये क्या है मेरा लिमिटेशन है ना, लिमिटेशन है इसका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ भी इसका l होगा, है ना, इसका भी l होगा और इसका भी l होगा, होगा कि नहीं होगा। तो डायमेंशनली तो ये भी मेरा क्या है इक्वेशन, डायमेंशनली क्या है ये मेरा, डायमेंशनली तो क्या है करेक्ट है। डायमेंशनली तो मैं बोलूंगा कि भाई ये इक्वेशन करेक्ट है, लेकिन ये इक्वेशन सच्ची है क्या, ये इक्वेशन सही है क्या, नहीं है ना। इसका एक्चुअल इक्वेशन क्या है, एक्चुअल क्या है, ये x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ में आया। तो लिमिटेशन क्या है इसका, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का लिमिटेशन ये है कि अगर कोई इक्वेशन जो है, अगर कोई इक्वेशन आपका डायमेंशनली करेक्ट है तो वो करेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन आपका डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो डेफिनेटली इनकरेक्ट होगा। समझ में आई कि नहीं बात, क्या मेरे साथ दोहराओ, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो करेक्ट हो सकता है, करेक्ट होगा ये सही नहीं है, है ना। जैसे ये भी भाई ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ये इक्वेशन सही है क्या, नहीं है, नहीं है ना ये इक्वेशन सही इक्वेशन क्या है, ये वाला है। तो कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट होगा तो वो करेक्ट हो सकता है, इट मे बी करेक्ट, ठीक है, परंतु, है ना, बट इफ कोई इक्वेशन जो है, अगर कोई इक्वेशन जो है डायमेंशनली अगर इनकरेक्ट है तो वो डेफिनेटली इनकरेक्ट होगा, वो डेफिनेटली क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। मान लो जैसे यहाँ पे जैसे मान लो कि भाई x इज इक्वल टू यू टी प्लस टी स्क्वायर हो जाता है ना, तो अभी ये क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन, तो डेफिनेटली ये अपना क्या होगा, इनकरेक्ट इक्वेशन होगा। क्या होगा, ये इनकरेक्ट इक्वेशन होगा।
तो यही लिमिटेशन है इसका, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का जो लिमिटेशन है वो यही लिमिटेशन है कि भाई ये क्या बताएगा, ये इस इक्वेशन को भी डायमेंशनली करेक्ट बता रहा है और इस इक्वेशन को भी डायमेंशनली करेक्ट बता रहा है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन सही क्या है, ये वाला। तो इफ एनी इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इट मे बी करेक्ट, बट इफ एनी इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर इक्वेशन विल बी इनकरेक्ट इन एनी सिचुएशन। किसी भी परिस्थिति में वो इक्वेशन क्या रहेगा, आपका इनकरेक्ट ही रहेगा। बोलो बात समझ में आ गया यहां तक? तो ये है अपना होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन। जनरली ये पूछा जाता है आप लोगों से एग्जाम में कि ये कोई पर्टिकुलर इक्वेशन आपको दे दिया और दे विल आस्क अबाउट दैट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। समझ में आया? लिमिटेशन समझ में आया? आया कि नहीं? लिमिटेशन समझ में आया? ठीक है ना? ठीक है भाई। अभी ये होमोजेनिटी का प्रिंसिपल है ना। अभी मैं तुमको इस पे क्वेश्चन देता हूं। जैसे क्वेश्चन दिया मैंने पहला वाला तुमको कि भाई t इज इक्वल टू जो है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपान में f बाई x। इसका अपने को देखना है कि ये डायमेंशनली जो है करेक्ट है या नहीं है। क्या चेक करना है कि भाई t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपान में f बाई एक्स डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरा t, इसका डायमेंशन हो जाएगा तुम्हारा t। अभी राइट हैंड साइड का लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या है अपना 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपान में f बाई एक्स। तो इसका डायमेंशन तो भाई 2 पाई तो कोई मतलब का है नहीं अपना, भाई क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्या मैटर करती नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट ऑफ m बाई एफ बाई एक्स, ठीक। तो अभी क्या हो जाएगा, m का जो होता है ना, m का जो है डायमेंशन क्या होता है, m का कैपिटल M हो जाएगा, ठीक। फोर्स का क्या हो जाएगा तुम्हारा m l t टू द पावर ऑफ -2। और ये जो x है, x क्या है अपना डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, x क्या है अपना डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का भी डायमेंशन क्या होगा l अपॉन में l आएगा। अपॉन में l मतलब क्या हो जाएगा l -1, ठीक है ना। अपॉन में l यहाँ इसके नीचे आएगा, l ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा अपना l -1। m से m कैंसिल हुआ, l की पावर 1 और l की पावर -1 कितना हो जाएगा l की पावर 0। तो यहाँ पे जो बचेगा अपना मतलब अपना जो डायमेंशन बचेगा, यहाँ पे डायमेंशन क्या बचेगा रूट ओवर ऑफ 1 बाई टी की पावर -2। अब ये टी की पावर -2 जब ऊपर चला जाएगा यहाँ पे न्यूमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर। सो डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, टी स्क्वायर का रूट क्या होगा भाई, टी स्क्वायर का रूट क्या होगा, टी स्क्वायर का रूट हो जाएगा टी। तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या आ रहा है अपना LHS इज इक्वल टू राइट हैंड RHS, हेंस इक्वेशन इज, है ना, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, देखा है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक्चुअल में एग्जाम में कि भाई कोई पर्टिकुलर इक्वेशन आपको दे दिया एंड देन ही विल आस्क अबाउट यू नो कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ठीक है। इसको लिख लो आप लोग। एक क्वेश्चन और करेंगे हम इसका, फिर तुम्हें मतलब एक आइडिया, एक रफ क्या एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि भाई क्या होता है एक्चुअल में डायमेंशनली करेक्ट कैसे चेक करते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है ना। अभी एक इक्वेशन देते हैं आपको, h इज इक्वल टू 2s cos थीटा, 2s cos थीटा अपॉन में रो r एंड g, ठीक है। ये इक्वेशन दिया है, आपको चेक करना है कि ये डायमेंशनली जो है डायमेंशनली करेक्ट है
या नहीं है, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये अपने को चेक करना है इसका, ठीक है। तो अभी ये लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है तुम्हारा, ये हाइट है, ये क्या है तुम्हारा हाइट, ये क्या है तुम्हारा सरफेस टेंशन, क्या है तुम्हारा सरफेस टेंशन, ये अपना है डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी है, ये अपना रेडियस है और ये अपना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो ये एच हाइट, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा अपना एल। अभी अपन क्या लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, क्या लेंगे राइट हैंड साइड। अभी देखो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, अभी ये हो जाएगा 2s cos थीटा अपान में क्या हो जाएगा रो आर इंटू जी, ठीक। तो अभी यार देखो इसका भी एक क्या वैल्यू होगा cos थीटा, मतलब क्या cos 30 की वैल्यू क्या होगी अपनी √3/2। लाइक दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज आल्सो न्यूमेरिकल वैल्यू, सो वी कैन ओमिट दिस पर्टिकुलर थिंग्स, है ना। तो अभी क्या हो जाएगा तुम्हारा एस अपान में रो आर इंटू जी। अभी एस क्या है अपना सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है अपना न्यूटन पर मीटर, भाई उसका यूनिट क्या होता है अपन ने पहले डिस्कस किया है और सरफेस टेंशन का अपन ने निकाला भी है ना। मैं अभी सीधा सीधा लिख देता हूं यहाँ पे, तो सरफेस टेंशन का चलो नहीं लिखना है, तो ये क्या होता है अपना न्यूटन पर मीटर होता है। तो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन को क्या लिख सकते हो आप, भाई न्यूटन क्या है फोर्स है, ml T⁻⁻², एस है ना, न्यूटन पर मीटर है तो ये हो गया एल इंटू 1/रो। रो क्या होता है अपना, रो क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब क्या मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, दैट इज मास क्या हो जाएगा अपना m और वॉल्यूम क्या हो जाएगा L3। तो ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा तुम्हारा L3, ठीक। 1/r, रेडियस को क्या लिखेंगे L और ये g है ना, ये क्या होगा अपना मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो सेकंड स्क्वायर कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा और मीटर ये रह जाएगा L, ठीक। तो ये इससे ये कैंसल आउट हुआ कैंसल हुआ कि नहीं, m से m कैंसल हुआ, T⁻⁻² और T⁻², तो ये इससे ये कैंसल हुआ, बचा क्या L³ अपान में L², मतलब क्या आया तुम्हारा L³ अपान में L², तो कैंसल आउट होके बचा क्या L। हेंस सिंस क्या है अपना RHS इज इक्वल टू LHS, द गिवन इक्वेशन इज dimensionally correct, गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। समझ में आई कि नहीं बात, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट और ना, इक्वेशन सही है या नहीं है। समझ में आया कि नहीं। तो अभी इसमें अपन ने निकाल लिया कि भाई ये सरफेस टेंशन था, अपना डेंसिटी था, जो भी कुछ है डिफरेंट अपना जो भी फिजिकल क्वांटिटी था उनका डायमेंशन अपन ने यहाँ रखा और अपन ने LHS देखा, RHS देखा, दोनों में जो है डायमेंशन क्या आ रहे थे सेम आ रहे थे, तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगा अपना डायमेंशनली करेक्ट हो जाना है, क्या हो जाएगा डायमेंशनली करेक्ट। बोलो समझ में आया यहाँ तक आया कि नहीं, ज्ञान आ गया, चलो ठीक है ना। तो ये होता है अपना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ये डायमेंशन की अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो पहली एप्लीकेशन ये देखा अपन ने, पहला क्या एप्लीकेशन है इसका कि डायमेंशनली कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, ठीक है ना, ये हमने पहला एप्लीकेशन देखा। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है डायमेंशन का ही जो एप्लीकेशन है दूसरा, वो क्या है अपना कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक। यहां पे एक पॉइंट लिख लीजिए आप, क्या होगा, we choose to work with different set of units for the base quantities, ठीक। the unit of derived
क्वांटिटीज मस्ट बी चेंज्ड, मस्ट बी चेंज्ड। ठीक है भाई, क्या है कि हम अलग अलग डिफरेंट यूनिट के सिस्टम में काम करते हैं। जैसे भाई अपन ने देखा था, एक तो एसआई सिस्टम है अपना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। दूसरा क्या है अपना, मान लो कि कोई जैसे फोर्स ही है, तो फोर्स एसआई यूनिट क्या है, फोर्स का न्यूटन है। अब वो मैं मानता हूं कि भाई मैं जो है अभी कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं सीजीएस सिस्टम अडॉप्ट कर रहा हूं। सीजीएस सिस्टम मतलब क्या हो गया अपना, सेंटीमीटर है ना, ग्राम और सेकंड वाला, वो वाला सिस्टम अगर मैं अडॉप्ट कर रहा हूं, then what will be the unit of force that we need to identify what is the conversion factor in that। conversion factor क्या होगा, मान लो भाई मेरे को दे दिया 10 न्यूटन फोर्स दे दिया, लेकिन मेरी तो चाहत है ही नहीं, मैं तो चाहता ही नहीं भाई एसआई यूनिट में, मैं किस में चाहता हूं, सीजीएस यूनिट में चाहता हूं। तो जब मेरी चाहत बदल गई, मेरी चाहत किससे बदल गई, एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट हो गया। जब एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट हो गया, मेरी चाहत बदल गई, तो मेरे को क्या होगा भाई, 10 न्यूटन उसने दे दिया एसआई यूनिट में, अब मैं क्या चाहता हूं, सीजीएस यूनिट में चाहता हूं, तो मेरे को एक कन्वर्जन फैक्टर लगेगा वहां पे। मेरे को कन्वर्जन फैक्टर चाहिए जिससे मैं 10 न्यूटन को 10 जो है अपना किसमें, सीजीएस यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकूं, 10 एसआई यूनिट्स को 10 सीजीएस यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकूं। तो वो हम कन्वर्जन फैक्टर जो कैलकुलेट करते हैं, जो कन्वर्जन फैक्टर हम डिटरमाइन करते हैं विद द यूज ऑफ दिस डायमेंशन एनालिसिस। कैसे करते हैं वो हम चीज देखेंगे, है ना। तो ये डायमेंशन एनालिसिस जो है वहां पे भी जो है अपना हेल्पफुल है कि कैसे हम कन्वर्जन फैक्टर डिफरेंट यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं बात, समझ में आया। तो चलो देखते हैं अभी, है ना, अपन हम लोग देखते हैं जैसे, ठीक है। इतना लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया क्या। जैसे प्रेशर का अपन बात कर लेते हैं ना, प्रेशर की बात करेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट हो गया, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, सेकंड एप्लीकेशन क्या है इसका, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। जैसे हम बात करें, किसकी बात करें, प्रेशर की बात कर लेते हैं, है ना। किसकी बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं, है ना। तो प्रेशर क्या होता है भाई अपना, प्रेशर होता है फोर्स अपान में एरिया, फोर्स अपान में एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किस में होता है अपना, एसआई यूनिट में, है ना। एसआई जो यूनिट है इसका, तो एफ क्या हो जाएगा अपना भाई, इस एफ का जो यूनिट है दैट इज क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। एसआई यूनिट है ये इसका, ठीक। अभी इसको बोलते हैं पास्कल बोलते हैं, ठीक है ना। अभी चलो छोड़ो, अभी क्या है, एफ का क्या होता है अपना, एम एल टी टू द पावर ऑफ -2, एफ का जो डायमेंशन होता है, और एरिया का क्या हो जाएगा अपना, एल स्क्वायर। तो प्रेशर जो है, पास्कल की बात कर रहे हैं ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ये इसका डायमेंशन फार्मूला क्या है, छोड़ो अभी, अभी छोड़ो, है ना। अभी सिर्फ जो है प्रेशर का जो डायमेंशन फार्मूला आएगा, प्रेशर का जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो क्या आएगा अपना भाई, एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एल की पावर -1 हो जाएगा भाई, ये होगा ना, ये क्या हो जाएगा, एम एल की पावर 1 इंटू एल की पावर -2 इंटू टी की पावर -2। तो जो डायमेंशन फार्मूला आएगा प्रेशर का वो आएगा ml-1 t-2। ये आया मेरा क्या, प्रेशर का क्या आया, ये डायमेंशन फार्मूला आया, क्या आया, डायमेंशनल फार्मूला। तो अभी ये समझ में आया यहाँ तक, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग लिख लिए, है ना। यहाँ पे इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, प्रेशर का कैसे अपन ने निकाला डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला आया अपना ml-1 t-2, ठीक। अभी इसका हम एसआई यूनिट में बात करते हैं, किसमें, एसआई यूनिट में, है ना। प्रेशर जो होता है मेरा पास्कल, क्या है, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। भाई एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, तो एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं भाई, मास कितना है डायमेंशन में, 1 है। मास कितना है डायमेंशन में, मास कितना है, 1 है। मतलब क्या है, एसआई यूनिट में मास को क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम, ठीक। लेंथ क्या होता है अपना, 1 मीटर का पावर -1 एंड 1 सेकंड का पावर -2। दिस इज द एसआई यूनिट फॉर डायमेंशन, मतलब एसआई यूनिट है प्रेशर का डायमेंशन के टर्म में, कि भाई उसका डायमेंशन क्या है, 1 इन मास, 1 इन -1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। तो 1 किलोग्राम 1 मीटर जो है -1 हो गया, 1 सेकंड -2 हो गया, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसका सीजीएस सिस्टम बात करते हैं, है ना, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सीजीएस यूनिट्स में अभी जो है प्रेशर होगा, अभी अपनों को नहीं पता सीजीएस यूनिट क्या है इसका, है ना। यहाँ पे भी छोड़ो, एसआई यूनिट जो भी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो अभी सीजीएस यूनिट में क्या है भाई, 1 इन क्या है, 1 इन मास। तो सीजीएस में जो मास होता है वो क्या हो जाता है तुम्हारा, 1 ग्राम हो जाएगा, हो जाएगा। और जो लेंथ होता है वो किस में होता है, 1 सेंटीमीटर।
और जो सेकंड होता है वो क्या है, वो तो सेकंड ही रहता है, तो -2 हो गया। ठीक है, अभी अपने को क्या निकालना है, अभी हमको निकालना है कि कन्वर्जन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, कन्वर्जन फैक्टर। तो अभी कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा, डिवाइड कर देते हैं, SI यूनिट ऑफ प्रेशर और CGS यूनिट ऑफ प्रेशर। तो क्या हो जाएगा भाई, ये होगा अपना 1 किलोग्राम बाई 1 ग्राम इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर की पावर -1, और ये है अपना 1 सेकंड बाई 1 सेकंड की पावर -2। तो ये तो कैंसल आउट हो जाना है, ये तो चला गया काम से। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं अपने, 1000 बाई 1 इंटू 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 अपॉन में 100 सेंटीमीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर, ये हो गया यहाँ पे क्या ग्राम, यहाँ पे ग्राम, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, इसकी पावर कितनी है -1। तो ये कितना आया तुम्हारा भाई, इसको 100 को क्या लिख सकते हैं अपन, 10 टू द पावर ऑफ, चलो 1000 ही लिख दो, है ना, 1000 इंटू क्या हो गया अपना 100 की पावर -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1 मतलब कहाँ जाएगा नीचे, दैट इज 1000 अपॉन में कितना 100, तो ये कैंसल आउट होके कितना आया तुम्हारा 10। मतलब कन्वर्जन फैक्टर क्या है, कन्वर्जन फैक्टर क्या है यहाँ पे, SI यूनिट और CGS यूनिट में जो कन्वर्जन फैक्टर है वो कितना है 10 है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं ऊपर वाला डिलीट कर दूं क्या, देखो भाई यहां से समझ में आया, प्रेशर का क्या अपना डायमेंशनल फार्मूला है ml -1 T टू द पावर ऑफ -2। तो SI यूनिट ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा भाई 1 इन, ये इसका डायमेंशन क्या है 1 इन मास -1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम, सो 1 किलोग्राम 1 मीटर एंड 1 सेकंड। ठीक है, लाइकवाइज CGS यूनिट में क्या हो जाएगा भाई, CGS में जो किलोग्राम होता है वो ग्राम हो जाता है, मीटर जो होता है वो सेंटीमीटर होता है, और सेकंड ही रहता है ना। तो ये 1 ग्राम हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया और 1 सेकंड हो गया। सो हमने इसको डिवाइड किया और 10 आया हमारा, है ना। तो अभी अगर बात की जाए, है ना, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा तुम्हारा, अभी क्या हो जाएगा SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ CGS यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, देखो यहां पे ये है ना SI यूनिट ऑफ प्रेशर अपॉन CGS यूनिट ऑफ प्रेशर। तो SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट भाई, ये 10 आया, इनका डिवीजन जो है 10 आया, तो SI यूनिट ऑफ प्रेशर विल बी 10 टाइम्स ऑफ CGS यूनिट ऑफ प्रेशर। मान लो सपोज, है ना, सपोज SI सिस्टम में प्रेशर का वैल्यू दे दिया तुम्हें कितना 10, SI सिस्टम में तुमको कितना वैल्यू दे दिया 100 दे दिया, मान लो कितना दे दिया 100 दे दिया, है ना। सपोज SI यूनिट सिस्टम में प्रेशर कितना है तुम्हारा 100 यूनिट्स, कितना है 100 यूनिट्स, जो भी यूनिट है प्रेशर का क्या है अपना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, 100 यूनिट्स, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अभी CGS यूनिट में क्या हो जाएगा भाई, CGS यूनिट में जो हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा प्रेशर, क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर क्या है SI यूनिट का जो प्रेशर है वो, तो SI यूनिट का प्रेशर कितना है अपना 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू CGS यूनिट ऑफ प्रेशर। तो CGS यूनिट ऑफ प्रेशर वुड बी, CGS यूनिट ऑफ प्रेशर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100/10 दैट इज 10 यूनिट्स। जो भी CGS यूनिट में जो होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है वैसे। तो इस तरीके से जो है हम कन्वर्जन फैक्टर निकाल के और उस पर्टिकुलर कन्वर्जन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके डिफरेंट यूनिट ऑफ सिस्टम में कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो कैसे हमने डायमेंशन फार्मूला का यूज किया और कैसे हमने फिर उससे जो है कन्वर्जन फैक्टर निकाला, आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। हम एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लेरिफाई हो जाए, ठीक है। समझ में आया ना, अभी और समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और मैं थोड़ा डिटेल्ड समझा दूंगा, फिर थोड़ा सा आपको, है ना, अपना को थोड़ा सा फिर चलना पड़ेगा तेज, ठीक है। कन्वर्जन फैक्टर, है ना। अभी जो दूसरा अगर एग्जांपल लें अपन, ठीक, अभी मैं अगर बात करूं किसका, एनर्जी की बात कर लेते हैं अपन, है ना। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है ना, क्वेश्चन है अपना, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है अपना SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। क्या है अपना, जूल है।
एंड CGS यूनिट ऑफ एनर्जी जो है अर्ग है ना, क्या है अपना, अर्ग है। नाउ रिलेशन स्टेब्लिश करना अपने को, है ना, स्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। तो भाई अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। सो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। एनर्जी मतलब क्या, जूल, जूल मतलब क्या, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर मतलब कितना, ml² T⁻⁻², है ना। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो एनर्जी को अपन क्या लिखते हैं, 1/2 mv² होता है अपना एनर्जी। इसका तो कोई मतलब है ही नहीं, ये हो जाएगा अपना मास इंटू क्या हो जाएगा, L/T का स्क्वायर। तो एनर्जी का जो डायमेंशन आएगा दैट इज ml² T⁻⁻²। ये अपना एनर्जी का है। अभी इसका SI यूनिट क्या है, सो SI यूनिट सिस्टम में हम देखते हैं इसको भाई, SI यूनिट सिस्टम, है ना। SI यूनिट सिस्टम में तुम्हारा एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1 किलोग्राम, है ना, 1 मीटर का स्क्वायर और 1 सेकंड का पावर -2। यही होगा ना भाई SI सिस्टम ऑफ यूनिट में। क्या ये, इसका क्या मतलब है, 1 इन मास, 2 इन लेंथ एंड -2 इन सेकंड टाइम। सो अभी अगर CGS सिस्टम की अगर बात करें, CGS यूनिट ऑफ सिस्टम, CGS यूनिट ऑफ सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा CGS यूनिट ऑफ सिस्टम में, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 ग्राम, ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये होगा तुम्हारा 1 सेकंड की पावर -2, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ सिस्टम क्या है भाई, ये क्या है अपना, ये है अपना जूल, ठीक, और ये क्या है अपना अर्ग। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं दैट इज जूल बाई अर्ग, है ना भाई। ये SI यूनिट है अपना जूल और CGS यूनिट क्या है, अर्ग। तो ये हो जाएगा क्या, 1 किलोग्राम, 1 ग्राम, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड 1 सेकंड बाई 1 सेकंड का पावर -2। तो ये तो अपना कैंसल आउट हो गया सीधा सीधा, ये तो कैंसल आउट हो गया, है ना। अभी तुमने यहां तक पहले लिख लो इसको, ठीक है ना, ताकि मैं जो है ऊपर वाला थोड़ा सा हटा दूं और आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए। हो गया यहां तक, है ना। CGS यूनिट है इसका, ये अपना इसका डायमेंशनल फार्मूला वगैरह सब आपने लिख लिया यहां तक, है ना। अभी क्या होगा भाई, जूल बाई अर्ग क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये जो जूल बाई अर्ग है ना, जूल बाई अर्ग। तो अभी क्या होगा यहाँ पे 1 किलोग्राम, यहाँ लिख देता हूं मैं, है ना, 1 किलोग्राम बचा, यहाँ पे 1 ग्राम बचा और यहाँ पे क्या बचा तुम्हारा 1 मीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये तो सेकंड सेकंड कैंसिल आउट हो गया। अभी 1 किलोग्राम मतलब कितना, 1000 ग्राम अपन 1 ग्राम, तो ये कैंसिल आउट हुआ। 1 मीटर को क्या लिख सकते हो आप, 100 सेंटीमीटर अपान में सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हुआ। ये इसको 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻3। ये क्या होता है 100 मतलब 10 स्क्वायर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10⁻3 इंटू 10⁴ मतलब 10⁻7। तो रिलेशन क्या आ गया SI यूनिट में, SI यूनिट में और CGS यूनिट में क्या रिलेशन आ गया आपका, SI यूनिट में और CGS यूनिट में क्या रिलेशन आ गया भाई, जूल बाई अर्ग इज इक्वल टू कितना है 10⁻7, मतलब क्या हो जाएगा 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस, कि हम जो है क्या निकाल सकते हैं, हम रिलेशन निकाल सकते हैं, हम कन्वर्जन फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर मान लो तुमको जूल दिया है तो उसमें 10 क्या करें 7 का डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, अर्ग आ जाएगा। मान लो एक अर्ग दिया है ना, कुछ भी जैसे दिया है तो अपन उसमें रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं। अभी भाई यहाँ पे अर्ग दिया है तो जूल का वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं, आ गया। इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन फैक्टर निकाल सकते हैं। कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी जो भी है अपना XYZ जो भी क्वांटिटी है उसका हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोग एक क्वेश्चन और करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। चलो ये हो गया तुम्हारा,
हो गया? बोलो हो गया? चलो लिख लो आप इसको जब तक थोड़ा। चल लिख लिया आप लोगों ने ना? ठीक। सो इस तरीके से जो है हम क्या निकाल सकते हैं, कन्वर्जन फैक्टर निकाल सकते हैं, अलग अलग चीज़ों का कन्वर्जन फैक्टर निकाल सकते हैं। अभी देखो यार ग्राम, अभी क्या है, आपको मैंने एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, है ना, अभी एक क्वेश्चन देता हूँ आपको एकदम आसान सा, कि भाई मैंने जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है अपना, क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी का वैल्यू दे दिया मैंने तुमको, क्या है वो अपना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन मेरी चाहत क्या है कि मैं जी को किस में चाहता हूँ, जी को चाहता हूँ मैं सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में चाहता हूँ, किस में चाहता हूँ, मिनट स्क्वायर में मेरी चाहत है, कितना होगा ये अपने को बताना है। भाई ये एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करने की बात नहीं चल रही है, कोई भी सिस्टम से किसी में भी अपन क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन फैक्टर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो भाई बोले सर क्या है, आसान सी चीज़ है। तो एकदम कैसे आसान सी चीज़ है कि भाई जी का जो है, ये जी है अपना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसका जो होता है वो क्या होता है अपना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब क्या है एल इंटू टी टू द पावर ऑफ -2 जो है इसका क्या है, क्या है डायमेंशन फार्मूला, है ना। और ये मीटर पर सेकंड किस में बात कर रहा है, ये मीटर पर सेकंड किस में बात हो रही है अपनी, एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट में बात हो रही है ना। तो अभी जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, एसआई सिस्टम में अगर बात करें तो, या जो भी है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा अपना 1 मीटर एंड 1 सेकंड की पावर -2। लेकिन अपनी चाहत क्या है, हम किस में चाह रहे हैं, सेंटीमीटर में, है ना, क्या है अपना सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में चाह रहे हैं हम, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में हमारी चाहत है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में अपनी चाहत है, तो ये जो मीटर है वो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 मिनट की पावर, 1 मिनट की पावर -2। ठीक है, अभी अपने को कन्वर्जन फैक्टर निकालना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में कन्वर्ट करने में। तो अभी ये क्या हो जाएगा भाई, ये जो जी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी सेंटीमीटर पर मिनट का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। तो ये क्या है अपना 1 मीटर इंटू क्या है अपना 1 सेकंड की पावर, अभी देखो 1 मीटर के नीचे क्या आएगा 1 सेंटीमीटर इंटू यहाँ पे क्या है तुम्हारा 1 सेकंड टाइम का यूनिट, यहाँ पे क्या है अपना 1 मिनट की पावर कितनी हो जाएगी -2। तो 1 मीटर मतलब कितना, 1 मीटर मतलब कितना 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर इंटू, अभी ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 सेकंड, और मिनट को क्या लिखोगे, मिनट को क्या लिखोगे भाई, मिनट को क्या लिखेंगे अपन 60। भाई 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, 60 सेकंड की पावर क्या -2। तो ये तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल आउट हुआ, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 100, 100 इंटू कितना, अभी ये क्या है भाई 1 बाई मतलब क्या है 60 की पावर -2 हो जाएगा, 60 की पावर -2 हो जाएगा, 60 कहाँ चला जाएगा ऊपर, दैट इज 60 का स्क्वायर इंटू 100। तो 60 का स्क्वायर मतलब क्या 6 इंटू 10 का स्क्वायर, 6 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, 100 को 10 स्क्वायर लिख दिया मैंने। तो ये कितना हो जाएगा 36 इंटू क्या 10 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 36 इंटू कितना हो जाएगा, 36 इंटू कितना हो जाएगा, 36 इंटू कितना हो जाएगा भाई, तो कन्वर्जन फैक्टर आएगा तुम्हारा 36 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4, 36 इंटू, तो कन्वर्जन फैक्टर क्या आया कि भाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, है ना,
अभी और लिख लो इधर, तब तक लिख लो इतना यहाँ तक। क्या आया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपान सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में कितना आया 36 इंटू 10⁴ आया कि नहीं आया, बोलो आया ना यहाँ तक। अभी क्या होगा, देखो अभी क्या होगा, सीधी सिंपल सी बात है ना, कन्वर्जन फैक्टर आ गया अपना क्या कि भाई जी जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में 36 इंटू 10⁴ जी सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर के बराबर होता है, मिनट स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब वन जी है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो इसके बराबर होता है। तो अभी यहाँ से क्या बोल रहा है वो 10 ग्राम है ना, 10 जी है, जी का वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है, ये जी हटा दो है ना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 36 इंटू सेंटीमीटर पर मिनट का स्क्वायर आया। तो 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 36 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर पर मिनट का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा 36 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर पर मिनट का स्क्वायर। ओके, दिस विल बी द आंसर दैट 10 ग्राम पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर आया। बोलो, तो ये डायमेंशन इस तरह से क्या होता है, कन्वर्जन में अपना क्या करता है, हेल्प कर रहा है ना। कन्वर्जन फैक्टर हम आसानी से जो है क्या है निकाल पा रहे हैं कि निकाल पा रहे हैं। चलो बोलो, बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कोई भी कन्वर्जन फैक्टर निकाल सकते हैं, है ना। कर दूं डिलीट, चल। तो इस तरीके से जो है हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके क्या निकाल सकते हैं, कन्वर्जन फैक्टर निकाल सकते हैं, है ना। अभी जल्दी से एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे v इज इक्वल टू क्या होता है अपना, मान लो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है ना, लेकिन मेरी चाहत किस में है अपना, सेंटीमीटर पर मिनट में है। मान लो किस में चाहता हूँ मैं, सेंटीमीटर पर मिनट में। तो v का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है अपना, LT-1 है ना, LT-1 होता है। तो v मतलब जो है मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में 1 मीटर और 1 सेकंड की पावर -1, और ये जो है सेंटीमीटर पर मिनट में कितना होगा, सेंटीमीटर पर मिनट में क्या हो जाएगा भाई 1 सेंटीमीटर, एंड 1 मिनट की पावर कितना, 1 मिनट की पावर -1। तो मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर पर मिनट, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेकंड अपॉन में 1 मिनट का पावर -1। तो 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं अपन 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर, ये कैंसल आउट हुआ। 1 सेकंड अपॉन में ये मिनट को क्या लिख सकते हैं 60 सेकंड का पावर -1। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, दैट इज मीटर पर सेकंड अपॉन में क्या सेंटीमीटर पर मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, और ये 60 का पावर नीचे में क्या है -1, तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा कितना 60। तो 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू कितना आया तुम्हारा 60 इंटू 100 सेंटीमीटर पर मिनट, है ना। अभी लेकिन अपने को किस में कन्वर्ट करना है 10 मीटर पर सेकंड को। तो 10 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 इंटू 100 इंटू 10 सेंटीमीटर पर मिनट। सो लाइकवाइज यू कैन, once you find the conversion factor you can convert any quantity in that particular system जो आप चाहते हो, है ना। जैसे मीटर पर सेकंड को पहले अपन ने कन्वर्जन फैक्टर निकाल लिया सेंटीमीटर पर मिनट में डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके, और फिर जो है अपन ने सीधा सीधा उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, है ना। चलो, तो अभी अब जो इसका जो थर्ड एप्लीकेशन है, तो ये तो अपना सेकंड एप्लीकेशन की बात हो गया, है ना। 2 एप्लीकेशन की अपनी बात हो गई। इसका पहला तो क्या था कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, और दूसरा क्या है इसका, दूसरा क्या था अपना कि कन्वर्जन फैक्टर कैसे निकाला जाए, दूसरा क्या था कन्वर्जन फैक्टर कैसे निकाला जाए। अब तीसरा जो होगा अपना, तीसरा क्या है इसका, तीसरा जो है, तीसरा है अपना डिड्यूसिंग relation among the physical quantities,
relation among the physical quantities। ठीक है, तो दो अपन ने इसके प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशंस, सो डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अभी क्या होता है, अभी इस चीज के लिए क्या पता होना चाहिए भाई, मैं जैसे चाह रहा हूं मैं कोई भी रिलेशन पता कर पाऊंगा, कोई भी रिलेशन में निकाल लूंगा, है ना। मेरे को बस क्या पता होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का मेरे को क्या पता होना चाहिए, का डिपेंडेंस पता होना चाहिए। मेरे को क्या पता होना चाहिए, डिपेंडेंस, डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अगर मेरे को पता है ना, ये अपने को क्या होना चाहिए, नोन टू अस, ये अपने को पता होना चाहिए। अगर मेरे को फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, अगर ये चीज़ अगर मेरे को पता है तो मैं उसका रिलेशन इस्टेब्लिश कर लूँगा कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके, कि हाँ भाई ये कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी जो है कौन कौन चीज़ों पे, मतलब क्या इसका रिलेशन होगा, किस तरह से होगा। तो अभी अपन क्या करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को, है ना। तो क्या पता होना चाहिए मेरे को, मैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, मतलब रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकता हूँ कि क्या होगा, है ना। अभी अपन एक, लेकिन उसका क्या पता होना चाहिए, डिपेंडेंस पता होना चाहिए। ठीक, मान लो भाई ये अपना एक स्ट्रिंग है ना, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है अपना, और ये स्ट्रिंग से जो है एक बॉब अटैच्ड है जिसका मास m है और इसका लेंथ अपना l है। ये अपना स्ट्रिंग है, क्या है, अपना स्ट्रिंग है। और मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ भाई, ये अपना क्या है, एक स्ट्रिंग है जिससे मास अटैच्ड है m, जिसका लेंथ है l, और मेरी चाहत क्या है, मेरी चाहत क्या है, मेरी चाहत ये है कि मैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालूं। कि भाई जैसे मान लो ग्रेविटेशन के इफेक्ट में यहाँ पे मैंने वॉल को इस तरह से यहाँ पे लिया और फिर मैंने छोड़ दिया, फिर ये इस तरीके से क्या होगा, पेंडुलम है, मतलब पेंडुलम टाइप क्या होगा, इधर उधर ये जो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में कैलकुलेट, मैं इसका रिलेशन, है ना, रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। ठीक है ना, रिलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। यहाँ पे अपना क्या है कि स्ट्रिंग है जिससे मास अटैच्ड है m, जिसका लेंथ कितना है l, और अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो अभी क्या होगा, अभी जो इसका मान लो टाइम पीरियड जो है वो क्या है, t है। तो टाइम पीरियड t का जो होगा किन किन चीज़ों पे, इट डिपेंड्स ऑन टाइम t, है ना, टाइम t डिपेंड्स ऑन, भाई ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। भाई एक तो किस पे डिपेंड करेगा, ये अपना लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक, मास ऑफ bob attached to it, and gravitational acceleration, तो भाई मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को क्या निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकालना है। जो टाइम पीरियड है मेरा क्या क्या किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास ऑफ द बॉब अटैच्ड, एंड एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मतलब इसका कुछ रिलेशन जो है हम कुछ इस तरीके से अब लिखते हैं। भाई अपना डायमेंशन अब यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, डायमेंशन जो है, तो t इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ, भाई अपन मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, भाई कुछ तो कुछ पावर होगा ना, l का पावर a, m का पावर b एंड g का पावर c, है ना। ये अपना लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l, मास ऑफ द बॉब अटैच्ड m, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। और ये जो k होता है, k क्या होता है अपना, डायमेंशनलेस, k होता है अपना डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है। ये जो k है अपना, k क्या होता है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो भाई मैंने देखा, मैंने मतलब मेरे को पता चला, मेरे को पता क्या चला, मैंने ऑब्जर्व किया कि ये जो टाइम है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है, वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड कर रहा है।
अटैच्ड जो बॉब है उसके मास पे डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड करेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, ठीक है। तो लेकिन अपना डायमेंशन क्या बोलता है भाई कि अगर ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ रहा है ना, तो इसका जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, डायमेंशनली क्या होना चाहिए भाई, इक्वेशन में क्या होना चाहिए, डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। अब डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए क्या होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशन और राइट हैंड साइड पे जितनी भी क्वांटिटी है, अगर वो सम में है तो वो सम में, या फिर अगर जैसे मल्टीप्लिकेशन में है तो उनका जो मतलब जो अपना क्या बोलते हैं डायमेंशन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे अपन लिखते हैं, है ना, जैसे तो टाइम टी का जो भाई डायमेंशन है, टाइम टी का इस डायमेंशन कितना हो जाएगा अपना, m0 l0 t0, t0 नहीं होगा, है ना, टाइम है ना। चलो ये तो अपना क्या है, कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस है, कोई डायमेंशन नहीं है इसका, तो डायमेंशन लेस है तो उसको अपन सीधा सीधा ओमिट कर सकते हैं। भाई क्या होगा, m0 l0 t0, ये l है लेंथ, तो l का पावर a, ये मास है m का पावर b, और ये क्या है अपना, ये क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज l बाई टी का पावर, t का स्क्वायर का पावर कितना, c। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा m0 l0 t, l का पावर a, m का पावर b, और ये क्या हो जाएगा l का पावर c, और नीचे क्या है t का स्क्वायर, तो नीचे क्या हो जाएगा t की पावर ऑफ 2 इंटू सी। तो क्या होगा, t ऊपर आएगा तो t क्या हो जाएगा तुम्हारा, t की पावर ऑफ -2c। बोलो यहाँ तक समझ में आई क्या बात, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गया ना। अभी क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा ऊपर का जो है हटा देता हूँ, है ना, ऊपर का हटा देता हूँ थोड़ा सा ये सब। अभी हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके, है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वन जो आएगा वो क्या होगा अपना, m0 l0 t, ठीक, इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे l का पावर a है और कहीं पे है क्या l यहाँ पे भी है, तो क्या हो जाएगा l का पावर a प्लस सी, ठीक है, l का पावर a प्लस सी, है ना, l का पावर a प्लस सी, m का पावर कितना है अपना, m का पावर है b, और t का पावर है अपना -2c। अगर इसको और अरेंज्ड मैनर में लिख दें हम, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, m का पावर b, l का पावर a प्लस सी, और t का पावर -2c। तो ये अपना लेफ्ट हैंड हो गया, m0 l0 t इज इक्वल टू m टू द पावर b, l टू द पावर a प्लस सी, एंड t टू द पावर ऑफ -2c। अभी यार क्या है, ये तो अपना आ गया, चलो भाई डायमेंशन इक्वेशन आ गई, लेकिन क्या होना चाहिए, इट शुड बी डायमेंशनली क्या होना चाहिए, इसने करेक्ट होना चाहिए। अब इसने जब डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए तो जो इधर m का पावर है वही इधर m का पावर होना चाहिए। यहाँ पे m का पावर कितना है 0, और यहाँ पे m का पावर कितना है b, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, पहला फाइंडिंग अपना, है ना। इधर l का पावर कितना है 0, यहाँ l का पावर कितना है a प्लस सी, तो a प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये दूसरा इक्वेशन बना अपना। यहाँ पे t का पावर कितना है 1, वहाँ पे t का पावर कितना है -2c, तो -2c इज इक्वल टू कितना आया 1, तो c की पावर कितना हो गया अपना -1/2, है ना। ये इक्वेशन 2 है मान लो, ये इक्वेशन 1 है, और ये अपना इक्वेशन 3 है। ये तुम नीचे लिख लिया ना, यहाँ पे लिखते रहना, ठीक है ना, मतलब साथ साथ लिखते रहना मेरा क्या। चल तो अभी ये हो गया है ना। अभी यहाँ से अभी इक्वेशन 2 और 3 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे c -1/2 है, तो a -1/2 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2, b इज इक्वल टू 0 है ही, c इज इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा -1/2। तो ये तुम्हारा क्या है, ये जो अपने जो अननोन्स थे a b c जो थे, a b c अपन ने पावर दिया भैया, इनका अपना को मालूम तो था नहीं स्टार्टिंग में, लेकिन अब डायमेंशनल एनालिसिस करने के बाद में अपने को क्या चल गया, पता चल गया। तो a का पावर a इज इक्वल टू कितना है 1/2। तो अब इस तरीके से जो है, अभी मैं यहाँ पे राइट साइड में कर रहा हूँ, है ना, इसको लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो अभी अपना t का रिलेशन क्या था, t इज इक्वल टू क्या था अपना, t इज इक्वल टू क्या था, देखो t इज इक्वल टू क्या था अपना, k टाइम्स ऑफ l टू द पावर ऑफ a, m टू द पावर ऑफ b,
एंड जी टू द पावर ऑफ सी। तो जब t है ना, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो दैट इज k। a का वैल्यू कितना आया तुम्हारा 1/2, l की पावर 1/2, b का वैल्यू कितना आया m की पावर 0 एंड c का वैल्यू कितना आया -1/2। तो ये क्या हो जाएगा k इंटू एल की पावर 1/2 और ये तो 0 है, खत्म हो गया, g की पावर 1/2 नीचे आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू अंडर ऑफ l/g। सो दिस विल बी द रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेशन को क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर इसके लिए रिलेशन अपना क्या होगा। ठीक है, अभी इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई t जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट ऑफ l/g के, कि जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। वी कैन से दिस थिंग्स बाई ऑब्जर्विंग दिस इक्वेशन। ठीक है, ये इस तरह से जो है डायमेंशनल एनालिसिस यूज होता है और ये पूछा जाता है सिग्निफिकेंटली पूछा जाता है। अपन क्वेश्चन करेंगे इसके एक दो। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता है, चलो ये तो ठीक है अभी, लेकिन इसका एक लिमिटेशन है वो अपन देखेंगे बाद में, है ना। लिमिटेशन चाहो तो अभी भी देख सकते हो कि भाई t इज इक्वल टू कितना है k इंटू अंडर रूट ऑफ l/g। देखो डायमेंशनल एनालिसिस लगाया मैंने, सब कुछ किया, मेरे को एक रिलेशन भी मिल गया, लेकिन इस कांस्टेंट का वैल्यू मेरे को नहीं मिला, इस कांस्टेंट का वैल्यू मेरे को नहीं मिला और मैं फाइंड आउट भी नहीं कर सकता। मेरे को अगर इस कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है तो मेरे को कुछ और अप्रोच लगा के इस कांस्टेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अपन अभी इतना सीख गए कि भाई डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके रिलेशन को कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है, कैसे डिड्यूस किया जाता है। ठीक है, चलो समझ में आ रहा होगा आपको, मैं जो समझ रहा हूँ, है ना। ऐसा ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही हो तो आप बता देना, है ना, मैं उसको थोड़ा कुछ भी। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अपन, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन की भावनाएं लिखना है, भावनाएं समझाऊं या क्वेश्चन लिखना है, क्या करना है। चलो अभी एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि स्टैंडर्ड थोड़ा कैसे आता है ना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी reveals that mass can be converted into energy. Mass can be converted into energy. The energy E is so obtained is proportional to certain power of mass and the speed of light c. Okay, guess a relation among the quantities using the method of dimension. ठीक है भाई, क्या बोला थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्या बोलता है कि जो एनर्जी मास है जो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी जो हम ऑब्टेंड करते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम का पावर कुछ समथिंग, अपन ने मान लिया ए, और लाइट वेलोसिटी लाइट जो है उस जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है, उसका पावर बी। तो अभी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, E इज इक्वल टू सम कांस्टेंट m टू द पावर a एंड c टू द पावर ऑफ b। c क्या है अपना स्पीड है ना, ये लाइट का स्पीड है। ठीक है, तो अभी एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है अपना क्या, m l स्क्वायर t टू द पावर ऑफ -2। भाई न्यूटन मीटर होता है ना, जूल, तो m l स्क्वायर t टू द पावर -2, k तो अपना कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, ठीक है कि नहीं। तो m का डायमेंशन क्या होगा, मास का m, कैपिटल M, और इसका क्या होगा अपना l/t का पावर b। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा
एम एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ -2 m to the power of a, m to the power of a and l to the power of what, l to the power of b and t to the power of -b, है ना। t ऊपर जाएगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो अभी मतलब मेरा फाइनल रिलेशन कुछ इस तरह से आया, ये मतलब आया एम एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, m to the power of a, l to the power of b and t to the power of -b। तो अभी क्या होना चाहिए भाई, इक्वेशन ने क्या होना चाहिए, डायमेंशनली क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। जब इक्वेशन ने डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए तो जो डायमेंशन के पावर हैं वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्या m का पावर 1, यहाँ a है तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक। यहाँ l का पावर कितना है 2, b कितना हो जाएगा फिर, b इज इक्वल टू 2। यहाँ पे t का पावर कितना है -2, यहाँ पे कितना है -b, माइनस माइनस कैंसिल तो b इज इक्वल टू 2। अभी इन सारी जो इक्वेशन है उसको कहाँ पे रखेंगे अपन, ये जो वैल्यू है पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा k टाइम्स ऑफ m c का स्क्वायर। सो दिस इज द रिलेशन, वो जो अपने को पूछ रहा था ना वो ये रिलेशन हो जाएगा कि भाई क्या E इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एम सी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम कोई भी रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कोई भी रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। बट क्या पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी किन किन चीज़ों पे है ना, किन किन मतलब कौन कौन सी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। फ्रॉम देयर ऑन वी कैन फाइंड आउट इजीली द रिलेशन बिटवीन देम। तो लिमिटेशंस क्या क्या है यार इनका, जैसे इसका लिमिटेशन क्या क्या है, तो जैसे लिमिटेशन तो पहले तो सबसे पहली बात तो लिमिटेशन क्या है इसका, चलो लिखना है क्या, है ना, लिखना क्या है। देखो पहला लिमिटेशन क्या है इसका, पहला लिमिटेशन ये है कि अपनों को पता करना होता है कि ये पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। दूसरा क्या होता है अपना, इट शुड बी ओनली प्रोडक्ट टाइप। समझ में आया कि नहीं, कैसा होना चाहिए, केवल प्रोडक्ट टाइप होना चाहिए, तभी हम ये वाला डायमेंशनल जो अपना रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाएंगे। ऐसा नहीं बोल सकते जैसे भाई v इज इक्वल टू यू प्लस 80 है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 है तो वहाँ पे हम ये नहीं ये वाला प्रिंसिपल नहीं लगा पाएंगे। केवल क्या होना चाहिए, डिपेंडेंस कैसा होना चाहिए, डिपेंडेंस शुड बी ओनली टाइप ऑफ प्रोडक्ट टाइप, डिपेंडेंस शुड बी प्रोडक्ट टाइप के डिपेंडेंस होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अभी और अगर बात करें जैसे अभी यहाँ पे हम क्या है, ये जैसे न्यूमेरिकल कांस्टेंट है ना, वहाँ पे भी अपन ने देखा था ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट हम यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड वी कैन नॉट फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर कांस्टेंट। हम सिर्फ ये पता कर पाएंगे कि हाँ भाई जिस चीज़ जो रिलेशन हमने इस्टेब्लिश किया है वो किन किन चीज़ों पे किस तरह से डिपेंड करेगा, ठीक है कि नहीं। और भी बस इतना सारा समझ लो, बाकी क्या है जैसे कभी कभी क्या मान लो अननोन जैसे हो गया अपना 3-4 हो गया अननोन, है ना, और भी अदर क्वांटिटीज़ पे भी डिपेंड कर रहा है। अननोन अपने मान लो हो गए कितने, 3-4 हो गए, अननोन कितने हो गए, ज़्यादा हो गए। अब अननोन ज़्यादा हो गए और अपने पास इक्वेशन तो क्या है, लिमिटेड इक्वेशन है, क्योंकि इस साइड में क्या होगा अपना, इस साइड में भाई जनरली मोस्ट प्रोबेबली जो होगा 3 इक्वेशन बनेगा अपना इन जनरल जो है। तो जब अपने नंबर ऑफ अननोन्स ज़्यादा हो जाते हैं और नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है अपने पास कम हो जाती है तो हम जो है कांस्टेंट ये जो A B C D E F G है वो हम क्या है फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये सारे इसके क्या हो गए अपने लिमिटेशंस हो गए और बस इतना ही सब कुछ है इसमें। So I hope you got the complete picture of dimension and its application in different areas and what kind of question asked in this particular from this particular chapter. अभी ये जब पूरा हो जाएगा then we'll मैं कुछ प्रॉब्लम्स भी एक लेक्चर जो होगा वो पूरा जो आपके प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे and I will share with you guys. Okay, thank you very much for patience listening and thank you.